जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य जोरों पर है। लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग मारे गए होंगे। अभी पता नहीं, पर क्या तुझे पता है जब भूकंप आए तो कैसे बचा जाना चाहिए? क्या तुझे पता है? हमारे जिले की आपदा प्रबंधन समिति की अधिकारी आज गांव में आई हुई हैं। उन्हें बुला ला, वही तुम लोगों को अच्छी तरह समझाएंगी कि कैसे भूकंप से बचा जाए। जी मुखिया जी, इन विपदाओं के बारे में उनको क्या मालूम है? अरे बेवकूफ, ये जिला आपदा अधिकारी ही तो इन प्राकृतिक विपदाओं से हमें बचाने के लिए जिला अधिकारी के साथ मिलकर काम करते हैं, समझा? नमस्कार जी। नमस्कार। रेखा जी, हमारे गांव के लोगों को पता नहीं है कि भूकंप से कैसे बचा जाए। चलिए मैं बताती हूँ। भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को फिल्म दिखाती हूँ। फिल्म देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। आइए। भवन बनाते समय आपको अपने राज्य के नियमों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन करना चाहिए। और हाँ, जब भवन निर्माण के बारे में सोचें तो सबसे पहले रजिस्टर्ड इंजीनियर और आर्किटेक्ट से जरूर सलाह मशविरा कर लेना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि भवन के संरचनात्मक ढांचे में कोई कमी तो नहीं है। भूकंप आने पर सबसे पहले किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए। उसके नीचे घुसते ही उसको मजबूती से पकड़कर तब तक वहीं बैठा रहना चाहिए जब तक कि भूकंप रुक नहीं जाए। ऐसी स्थिति में कभी भी चिल्लाना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ आराम से सीढ़ियों से उतरकर खुले मैदान में पहुंचना चाहिए। अगर आप शहर में हैं तो भूकंप आने पर भूलकर भी लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर सोते समय आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले सिर को तकिए से ढक लेना चाहिए और तकिए को सिर पर रखे हुए ही घर के मजबूत हिस्से में चले जाना चाहिए। और हाँ, बालकनी या छज्जे पर कभी नहीं जाएं। साथ ही पलंग के ऊपर, दीवारों पर कोई भारी चीज जैसे पेंटिंग वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अगर सड़क पर चलते समय भूकंप आता है तो सबसे पहले इमारतों, बिजली के खंभों तथा पेड़ों से दूर हो जाना चाहिए तथा आराम और शांति के साथ खुली जगह में पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय भूकंप आ जाए तो तुरंत ही गाड़ी को बगल में रोक लेना चाहिए, फिर उससे बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। और हाँ, भूकंप रुकने के बाद कभी भी फ्लाईओवर और पुल पर नहीं चढ़ना चाहिए जब तक कि स्थानीय प्रशासन उनको सुरक्षित घोषित न कर दे। भूकंप रुकने के बाद इमारत का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं दरारें तो नहीं पड़ी हैं। तो अब आप लोगों की समझ में आया कि भूकंप जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जाए। लगता तो है कि इनकी समझ में आ गया होगा। जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी, आज आपने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया है, क्या कोई खास बात है? आज शहर से जिला आपदा प्रबंधन समिति के कुछ लोग आए हैं। वो सुनामी से बचने के लिए बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। नमस्ते। ये बासु जी हैं,
ये हमको बताएंगे सुनामी से कैसे बचा जाए। देखो, जब भूकंप आता है तो तबाही साथ में लेकर आता है। यही भूकंप अगर समुद्र के अंदर आ जाए तो ये सुनामी नाम की आपदा को जन्म देता है। सुनामी में समुद्र का पानी कई किलोमीटर नीचे चला जाता है। उसके तुरंत बाद ये पानी कई फीट ऊंची लहरें बनकर वापस आता है और ये ऊंची लहरें किनारों के आसपास की सारी चीजों को अपने में समा लेती हैं। उनसे कैसे बचा जाए? सुनामी से बचने की बात आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग समुद्र के आसपास काम करते हैं। यही तो आपकी रोजी रोटी है। और हाँ, उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो यहाँ घूमने आते हैं। चलो आप सबको एक फिल्म दिखाता हूँ। समुद्र देखने में कितना सुहावना और मनमोहक लगता है। लोग उसके किनारे बैठकर अपने तनाव को भूल जाते हैं। लेकिन जब समुद्र की यही लहरें सुनामी के समय ऊंची और बड़ी हो जाती हैं, तब ये यमराज बन जाती हैं। इनसे बचने के लिए सुनामी के चेतावनी संकेतों की जानकारी जरूरी है। अगर समुद्र के किनारे अचानक ही पानी एकदम कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये सुनामी के आने का संकेत है। और हाँ, जो लोग समुद्री किनारे रहते हैं, अगर उन्हें भूकंप के झटके महसूस होते हैं, तब भी इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सुनामी आने वाली है। ऐसे हालात से निपटने के लिए आपको जीवन रक्षक किट पहले से तैयार रखनी चाहिए और सुनामी की चेतावनी मिलते ही उसे साथ लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। जैसे ही जिला प्रशासन आपको सुनामी आने की चेतावनी देता है, वैसे ही आपको समुद्र तट से ऊंची जमीन की ओर तेजी से चल देना चाहिए और तब तक वहां रुके रहना चाहिए जब तक कि स्थानीय प्रशासन घरों में वापस जाने के लिए न कहे। ऐसे हालात में सुनामी को देखने के लिए कभी भी समुद्र तट पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए। रेडियो और टीवी पर समाचारों के जरिए आपात स्थिति के बारे में सही और जरूरी जानकारी इकट्ठा करें। सुनामी के बाद घरों में तभी वापस जाना चाहिए जब स्थानीय प्रशासन वापस जाने की अनुमति दे और घर में घुसने से पहले ये जांच परख लेना चाहिए कि कहीं कोई दरार तो नहीं आई है, बिजली के तार और मीटर सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं तो बिना देखे इन्हें इस्तेमाल करने से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जब भी आप इमारत बनवा रहे हों या उसकी मरम्मत करा रहे हों, तब हमेशा रजिस्टर्ड इंजीनियर और आर्किटेक्ट से सलाह जरूर लें, जिससे कि निर्माण कार्य में कोई खामी न रहे। सर जी, सचमुच ये तो बहुत खतरनाक है। मुझे तो समझ में आ गया है। अब तो समझ गए ना? जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? यहाँ का मौसम कितना अच्छा होता है। भाई मेरा तो एक दिन भी शहर जाने का मन नहीं करता। मेरा भी हरिराम। बताओ इनको, ऐसा नहीं है कि केवल समुद्र के किनारे पर ही प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, या फिर नदी के किनारे पर ही बाढ़ आती है। यहाँ पर भी सबसे बड़ी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। इन पहाड़ों में सबसे बड़ी प्राकृतिक विपदा है इन पत्थरों का गिरना, जिसे हम भूस्खलन या फिर जमीन का फिसलना भी कहते हैं। जी, ये तो समझ में आ गया कि हर जगह की अपनी अपनी प्राकृतिक आपदा हो, मगर इन पहाड़ों से पत्थरों का गिरना रोका कैसे जाए? आज मैं जिला आपदा प्रबंधन समिति के दफ्तर गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए एक फिल्म लाया हूँ, जिसे देखकर भूस्खलन से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। हाँ, हम इन पहाड़ों से पत्थरों को गिरने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इतना जरूर है
कि अपना बचाव कर सकते हैं। वो कैसे मुखिया जी? चलो इस फिल्म में ही देख लेते हैं। भूस्खलन से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि बारिश के पानी का निकास पहाड़ों पर ठीक तरह से होता रहे। इसके लिए बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही पानी के निकलने का रास्ता बना देना चाहिए। ये जरूरी है कि नालियों नालों में कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैली नहीं फेंकें। निकास रास्ते में कूड़ा आने से पानी रुक जाता है और इस कारण पत्थर गिरने की आशंका बढ़ जाती है। भूस्खलन रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए या उनकी कटाई रोकनी चाहिए। पेड़ पानी के साथ होने वाले मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, जिससे भूस्खलन होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आप पहाड़ों पर हैं, तो सबसे पहले आसपास की जगह को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जिससे कि भूस्खलन की स्थिति में वहां से निकलने में आसानी हो और चेतावनी मिलते ही आपको इससे बचने के लिए ऊपरी इलाकों की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके आसपास के पहाड़ों में कुछ बदलाव दिखाई दे, तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये किसी आने वाले बड़े संभावित खतरे का निशान है। इन्हें समझकर अपना बचाव कर लेना चाहिए। किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर सावधान हो जाना चाहिए जो पत्थरों के गिरने की आवाज हो। अगर नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाए या ज्यादा मटमैला पानी अचानक आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये किसी बड़े भूस्खलन का संकेत है। ऐसे हालात में सुरक्षित जगह तलाश कर वहां पहुंचना चाहिए। यदि कहीं आप ऐसी जगह पर हों जहां भूस्खलन हो रहा है, तो तुरंत वहां से हट जाएं और ध्यान रखें कि भूस्खलन के कारण वहां की जमीन दलदली हो जाती है, इसलिए वहां पर सावधानी जरूर बरतें। भूस्खलन के बाद भी अपने आप को उस जगह से दूर रखें जहां भूस्खलन हुआ है। आपात स्थिति की जानकारी के लिए रेडियो टीवी पर ही खबरों को सुनना चाहिए और कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? अब तो सबको पता चल गया कि भूस्खलन से कैसे बचना चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि यह कार्य किसी ट्रेंड व्यक्ति की देखरेख में ही होना चाहिए। जी, ये तो समझ में आ गया कि चाहे पहाड़ों पर रहो या पहाड़ों पर घूमने आओ, भूस्खलन तो खतरा है ही। इसके लिए हमें पहाड़ों पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया कि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए हम लोगों को पहाड़ों के पर्यावरण को संतुलित रखना होगा। बिल्कुल ठीक। क्यों, आप लोगों को भी समझ आया कि नहीं? जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आदाब। आइए तशरीफ रखिए। और सलमा, क्या हाल है? बस ठीक है दीदी। अब कैसा है? जी ठीक है। आप आग के दफ्तर में काम करती हैं ना, तो बताइए ना, आग से होने वाली दुर्घटना से हम कैसे काबू पा सकते हैं? हाँ, आज मैं यही बताने के लिए आई थी और साथ में मैं आप लोग को एक फिल्म भी दिखाऊंगी। सीडी मुझे दीजिए, मैं चला देता हूँ। पटाखे आग लगने का मुख्य कारण होते हैं, इसलिए इनको खुले मैदान में या छत के ऊपर ही चलाना चाहिए। जलते हुए पटाखों को दूर से ही देखना चाहिए, वरना उनके पास खड़े होने से आग लगने की काफी संभावना रहती है। जब भी आप व्यस्त हो, तब इस्तेमाल नहीं हो रहे बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इससे आग लगने का खतरा रहता है। अगर दुर्भाग्यवश आपके कपड़ों में आग लग जाती है, तो तुरंत ही जमीन पर लेटकर लुढ़कना चाहिए, इससे आग जल्दी बुझती है। यदि आप कहीं ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां आग लगी हुई है, तो तुरंत ही अपने मुंह और नाक को रुमाल या किसी दूसरे कपड़े से ढक लेना चाहिए। ऐसे हालात में हमेशा जमीन पर बैठकर चलते हुए इमारत से बाहर निकलना चाहिए।
रसोई का काम खत्म होने के बाद गैस के चूल्हे को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए और साथ ही सिलेंडर के रेगुलेटर को भी बंद करना नहीं भूलें। इससे गैस के रिसाव की संभावना खत्म हो जाती है। जलने के कारण व्यक्ति को बहुत जलन होती है। इसको कम करने के लिए जले हुए अंग को पानी से धोएं। और हाँ, अगर जलने से घाव हो गया है तो मरीज को तुरंत ही अस्पताल में ले जाना चाहिए। घाव को पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। यदि हाथ की उंगली और अंगूठा जल गया है तो उन पर सूखी और नहीं चिपकने वाली पट्टी लगा देनी चाहिए, जिससे कि उंगली और अंगूठा आपस में चिपक न पाएं। ये आग लगने की दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है। इसीलिए आग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिजली की तारों की मरम्मत जरूरी है। फायर फाइटिंग यानी अग्निशमन उपकरण को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से आप उसे आसानी से हासिल कर सके। इससे आग को फैलने से रोका जा सकता है। देखा आप लोगों ने, आग लगने की दुर्घटनाएं हमारी ही भूल के कारण होती हैं। और आपको चाहिए कि स्थानीय फायर अधिकारी के साथ मिलकर आप लोग एक ऐसी योजना बनाएं जिसके जरिए आग लगने की स्थिति में आप लोग ठीक तरह से घर के बाहर आ सकें। ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन अगर कहीं ऐसी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले 101 नंबर पे फोन करके अपने स्थानीय फायर अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। आप लोग तो समझ गए, लेकिन क्या आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले और लोगों को भी ये सब बताएंगे? जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अरे हरिराम नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? अरे मुखिया जी, वो गांव से बाहर गया हुआ है, 2-4 दिन में आ जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है। अरे मानसून आने वाला है और तेज बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। जी हाँ, बाढ़ से हम सब कभी न कभी तो परेशान हुए ही हैं। हाँ, इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसकी थोड़ी भी जानकारी हमको होगी तो हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुझे मालूम है ये बाढ़ किन कारणों से आती है? अब ये तो पता नहीं मुखिया जी, ये तो कहीं भी आ जाती है, गंगा में, नहरों में और तो और शहरों में भी। बम्बई की बाढ़ को तो मैंने टीवी पर देखा था। हाँ। अरे कालू, तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है बेटा? बाढ़ तो बाढ़ है, हमें उससे बचने का रास्ता जानना है। हाँ, क्यों ना हम गांव में आए हुए प्रबंधन समिति के अधिकारी शर्मा जी को यहाँ बुला लें। अरे हाँ, ये तू ठीक कर रहा है, जा उनको बुला कर ला। जी हाँ। नमस्ते। नमस्कार। मैं आप लोग के पास ही आ रहा था। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बारिश के मौसम में ही सबसे ज्यादा बाढ़ के आने का खतरा होता है। इसीलिए हमें अपने बचाव के रास्ते को पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। मैं आप लोग को एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ, चलिए। अरे हाँ चलिए, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए चलिए। हर साल हमारा देश बाढ़ से प्रभावित होता है। हर साल लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ आने की स्थिति में कभी भी नहर या नदी के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि बाढ़ का पानी अगर कम भी हो गया हो तब भी उससे बचना चाहिए। जब बाढ़ आई हो तो पानी में कभी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता कि पानी कितना गहरा है। यदि बाढ़ का पानी घर में घुस जाता है या फिर घर के आसपास भरा हुआ है, ऐसे हालात में कभी भी घर के आसपास नहीं रहना चाहिए या घर में नहीं घुसना चाहिए।
हमें स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए गए सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और हाँ, अपने साथ पहले से तैयार की गई जीवन रक्षक किट को ले जाना न भूलें। बाढ़ के दौरान केवल ताज़ा भोजन खाएं और उबला हुआ पानी ही पिएं। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत ही अपना इलाज करवाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना और चेतावनी पर ही विश्वास करें और उनके सुझाव को ही मानें। अफवाहों से हमेशा दूर रहें। ऐसी स्थिति में तुरंत ही किसी मकान या इमारत के अंदर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो बिजली के तारों और खंभों से दूर सड़क पर ही सिर पर हाथ रख के मुंह को घुटने के बीच में छिपाकर बैठ जाना चाहिए। कम ऊंचाई वाले मकान बनाते समय ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने अपने राज्य के नियमों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन किया है या नहीं। घर के भीतर घुसे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी जल्दी से बाहर निकल जाए और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बाढ़ के बाद जब आप घर में घुसते हैं तो सबसे पहले बिजली के तारों, मीटर और गैस सिलेंडर की ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए और ये जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं शॉर्ट सर्किट का खतरा तो नहीं है। घर के अंदर जाने से पहले दरवाजों, दीवारों, छत और खिड़कियों की ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए ताकि इमारत की मजबूती का पता चल सके। बाढ़ के जमा हुए पानी में दवा डालनी चाहिए। अगर आपको सीवर कहीं से भी टूटा दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके उससे फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। तो आया समझ में? जी हाँ, बहुत कुछ समझ में आया कि बाढ़ से कैसे निपटना चाहिए। मैं तो आज ही अपने घर की मरम्मत करवाऊंगी। अरे चलो, कुछ तो समझ में आया। हाँ, एक बात और, बाढ़ के दौरान स्थानीय अधिकारियों की राहत सामग्री बांटने में मदद करनी चाहिए। हाँ, घर छोड़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े और कीमती सामानों को पलंग पर और अलमारी पर ठीक से रखा है नहीं। उसके बाद ही घर में ताला लगाकर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हाँ। जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या जी, आप जिला आपदा प्रबंधन समिति के अधिकारी कब आएंगे? पता नहीं, पर आएंगे जरूर। तब तक मैं आप लोगों को एक और आपदा के बारे में बताता हूँ जिसे हम भवंडर कहते हैं। ठीक है मुखिया जी। चलो आज हम सब भवंडर से बचने के तरीकों के बारे में जानेंगे। अच्छा कालू, तू ही बता, भवंडर आने का सबसे ज्यादा डर कहाँ है? मैं बताऊँ ताऊ जी? हाँ बता बेटी। सबसे ज्यादा डर समुद्री इलाकों में रहता है, जैसे उड़ीसा में आया था। ये तो मैंने स्कूल में पढ़ा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जानती है तू इसके बारे में। और क्या मालूम तुझे? अरे राजकुमार अंकल आ गए। नमस्ते साहब। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। आज मैं आपको चक्रवात यानी भवंडर के बारे में कुछ बता रहा हूँ। अभी हम लोग भवंडर के बारे में ही बात कर रहे थे। भवंडर आने से पहले आसमान में अंधेरा छा जाता है, तेज हवाओं के साथ जोर की बारिश गिरती है और बिजली भी चमकती है और कुछ हल्की फुल्की चीजें भी हवा में उड़ने लगती है। चलिए इसकी जानकारी के लिए एक फिल्म देखते हैं। अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो आपको पहले अपने मकान की जांच रजिस्टर्ड इंजीनियर या आर्किटेक्ट से करवानी चाहिए और उसके बाद ही ट्रेंड मिस्त्री और मजदूरों से मरम्मत करवाएं।
ये जरूरी है कि घर के दरवाजों और खिड़कियों की मजबूती की जांच करा ली जाए। अगर कुछ कमी मिलती है तो उसको तुरंत ही ठीक करवाना चाहिए। और हाँ, घर की छत या आसपास में पड़ी हुई टीन की चादर को भी हटा देना चाहिए। घर के आसपास लगे पेड़ों की कमजोर टहनियों को काट देना चाहिए। और यदि पेड़ का कोई हिस्सा सूख गया है या खराब हो गया है तो उसको भी हटा देना चाहिए। साथ में बैटरी से चलने वाला रेडियो और टॉर्च को चालू हालत में रखना चाहिए। और हाँ, याद रहे कि माचिस की तीली से बत्ती जलाने या रोशनी करने की कोशिश कभी नहीं करें। इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा टीवी या रेडियो के जरिए ही चक्रवात की ताज़ा जानकारी प्राप्त करें। और जब तक स्थानीय प्रशासन घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहे तब तक घर में ही रहना चाहिए। और हाँ, घर की बालकनी, दरवाजे या खिड़कियों के आसपास भी खड़े ना हो। छत पर जाना भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो बवंडर से बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान को पहले से ही चुन लेना चाहिए। ऐसी हालत में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और शांति के साथ सुरक्षित स्थान पर जल्दी से पहुंचना चाहिए। मछुआरे को चक्रवात की जानकारी मिलते ही तुरंत अपने घर की ओर वापस चले जाना चाहिए और अपनी नावों को सुरक्षित स्थान पर कसकर बांध देना चाहिए। जब तक स्थानीय प्रशासन नहीं कहे तब तक समुद्र में नहीं जाएं। अगर आप घर से बाहर हैं तो पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर इमारत के आसपास कभी खड़े ना हो। चक्रवात के बाद बाढ़ आने का खतरा रहता है, इसलिए नदी और ऐसी जगहों से दूर रहे जहां बाढ़ आने का खतरा हो। अब भवंडर के बारे में कुछ पता चला? पता तो चला मुखिया जी, लेकिन एक साथ पूरे गांव में इसकी चेतावनी का पता कैसे चलेगा? हाँ, ये सही बात पूछी। ढोल बजाकर, घंटी बजाकर, लाउड स्पीकर में इसकी चेतावनी दे सकते हैं। चेतावनी मिलते ही हमें अपनी सुरक्षित जगह में चले जाना चाहिए। अरे सर जी, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है आपने। अगर मैं कहीं ऐसी जगह फंस गया तो सबसे पहले बिल्डिंग में जाकर अपनी जान बचाऊंगा। बिल्कुल ठीक समझे।